तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो सीखना है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? तो एवरेज रेट को यदि आपको एक्सप्रेस करना है तो टाइम इंटरवल डेल टी के लिए जो आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वही क्या कहलाता है? एवरेज रेट कहलाता है। ठीक, एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। या फिर आप एवरेज रेट को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो एवरेज रेट है वैसा ही, मिलता जुलता ही है ना? उसमें भी हमने यही करा हुआ था, रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल। यहाँ भी हम कर रहे हैं रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। एक्सप्रेस कैसे करना है आपको? मान लीजिए कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है। ठीक, यही करते हैं वापस से हम एक प्रैक्टिस के लिए। मान लो आपको दिया है 2A प्लस 3B गिव्स 2C। अब 2A प्लस 3B गिव्स 2C एक इक्वेशन दी हुई है। एक और इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया हुआ है NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। ये दो इक्वेशन दी हुई है। अब इनका आपसे कहा गया है इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन दीजिए। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? एवरेज रेट का आप एक्सप्रेशन दीजिए। इसके अंदर एवरेज रेट कैसे बताएंगे? तो एवरेज रेट का यदि मुझे एक्सप्रेशन देना है तो पहले मैं रेट का एक्सप्रेशन लिख लूँ। ध्यान से देखिएगा, रेट का एक्सप्रेशन लिखें। इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? -1/2 डेल A बाय डेल T इज इक्वल टू -1/3 डेल B बाय डेल T इज इक्वल टू 1/2 डेल C बाय डेल T। ठीक है, ये रेट का एक्सप्रेशन हो गया। इस इक्वेशन के लिए भी रेट का एक्सप्रेशन लिख लें। रेट का एक्सप्रेशन लिखने के पहले इसे बैलेंस कर लिया जाए। इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? चलिए कोई भी एक नॉर्मल तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, 3 से करा, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 5, तो यहाँ 5/2 से कर लिया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 4 कर लेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 6 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका क्या करना है? रेट का एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो रेट का एक्सप्रेशन यदि देना है तो पहले तो रेट में कर दूँ। यहाँ पर रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल NH3 बाय डेल T इज इक्वल टू -1 अपॉन 5/2 मीन्स क्या? 2/5 डेल O2 बाय डेल T इज इक्वल टू 1/1/2 डेल NO बाय डेल T इज इक्वल टू 1/3 डेल H2O बाय डेल T। तो ये दोनों इक्वेशंस के रेट के एक्सप्रेशन हो गए, है ना? पर मुझे क्या कहा गया है? मुझे कहा गया है एवरेज रेट का एक्सप्रेशन देना है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टिपिकल है और एक ही बार सिखाऊंगा, एक बार में ही आना चाहिए सबको समझ में। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, बैलेंस रहेगी या नहीं रहेगी। यदि नहीं है बैलेंस तो आप उसको बैलेंस कर लीजिए और आपसे कहा जाएगा इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन दीजिए। तो एवरेज रेट का एक्सप्रेशन देने के लिए आप सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, जो हम सीख चुके हैं। अब इसको एवरेज रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी टिपिकल है और एक ही बार सिखा पाऊंगा। इसको एवरेज रेट के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप उठा के यहाँ पर एवरेज लिख देंगे, खत्म। ठीक, आई बात समझ में? तो टिपिकल तो था, लेकिन शायद समझ गए होंगे आप लोग कि रेट के एक्सप्रेशन को एवरेज रेट के एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बढ़िया।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इंस्टंटेनियस रेट क्या है। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं, इंस्टंटेनियस रेट क्या होता है। ठीक, तो सो नेक्स्ट इज इंस्टंटेनियस रेट। नो व्हाट इज इंस्टंटेनियस रेट? इंस्टेंट, अचानक कोई चेंज हो रहा है। ठीक, अचानक से कुछ हो गया, अचानक मैंने देखा, अचानक वो जल उठा, ठीक है ना, अचानक वो जो है डिसॉल्व हो गया, तो अचानक कोई चेंज हो रहे हैं। अचानक से मतलब क्या है, यहाँ पर इंस्टेंट से मीनिंग क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। बहुत बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जब चेंज हुआ करते हैं तो हम उसे क्या कहा करते हैं, इंस्टंटेनियस रेट कहा करते हैं। फिर से सुन लीजिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज हुआ करते हैं उसमें जब रेट को एक्सप्रेस करना होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इंस्टंटेनियस रेट कहेंगे। क्लियर? अब इंस्टंटेनियस रेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे इंस्टंटेनियस रेट के लिए? तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि एवरेज रेट में एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ डेल आया था, इंस्टंटेनियस रेट के एक्सप्रेशन में उन सभी जगह आपको क्या कर देना है, डी कर देना है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, एवरेज रेट के एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर डेल आया था, जब उस एक्सप्रेशन को इंस्टंटेनियस रेट के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या कर देना है, वहाँ पे डी कर देना है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है NO + Cl2 gives NOCl, NO + Cl2 gives NOCl। ठीक, क्या करेंगे, इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखें? नहीं, पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर दिया हमने, इसे हो गया। अब इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन क्या है, इसका एवरेज रेट का एक्सप्रेशन है -1/2 del NO/del T is equal to -del Cl2/del T is equal to 1/2 del NOCl/del T। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब क्या करना है, मुझे इसे इंस्टंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन बनाना है। यदि इसे इंस्टंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन बनाना है तो सिर्फ एक चेंज करना है कि जहाँ जहाँ डेल आ रहा है उन सभी जगह पे आपको क्या कर देना है, डी। तो ये हो जाएगा -1/2 d NO/dt इज इक्वल टू -d Cl2/dt इज इक्वल टू 1/2 d NO/dt। क्लियर है बात? तो आगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इसके पार्ट 2 पार्ट 3 में जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर मैं रेट को इंस्टंटेनियस रेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करूँगा। यानी अब सभी जगह मैं d/dt लेने वाला हूँ। ठीक, इंस्टंटेनियस रेट के फॉर्म में मैं क्या करने वाला हूँ, रेट को एक्सप्रेस करने वाला हूँ। तो अभी तक क्या सीखा इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने? इस यूनिट में हम लोगों ने सीखा हुआ है फर्स्ट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद सीखा है हम लोगों ने एवरेज रेट, और एवरेज रेट के बाद सीखा है इंस्टंटेनियस रेट। क्लियर? अब कुछ ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं, और ग्राफ के बाद जो है हम क्या करते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट ग्राफ आपके सामने आया, ठीक, अब ध्यान से देखिए ये फर्स्ट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट ग्राफ है टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, और टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ये ग्राफ है। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, मींस एज रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। एज रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो कोई भी दो टाइम इंटरवल में ले लूं, T1 और T2। इन दो टाइम इंटरवल T1 और T2 पे मैं कंसंट्रेशन x1 और x2 को यदि कंपेयर करता हूं तो एवरेज रेट के फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, एवरेज रेट के फॉर्म में भी वही लिखूंगा मैं, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर? अब एवरेज रेट के फॉर्म में जब मैंने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान रखिएगा
कि टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो इसका जो स्लोप है वो कैसा स्लोप आ रहा है? नेगेटिव स्लोप। कैसा स्लोप आ रहा है? नेगेटिव स्लोप। सेम ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। यदि इंस्टेंटेनियस रेट के लिए इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो भी वही बात रहेगी, 2 टाइम इंटरवल आप ले लेंगे T1 और T2, और साथ में क्या ले लेंगे आप? 2 कंसंट्रेशन। स्लोप अभी भी कैसा आएगा यहाँ पर? नेगेटिव स्लोप। तो बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का स्लोप कैसा आता है? नेगेटिव स्लोप आता है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन चेंज कर दें, ठीक है ना? क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, हम नेक्स्ट ग्राफ यहां देखने की कोशिश करते हैं। अब ये ग्राफ किसके बीच में? ये ग्राफ है टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में। और टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान से सुने बात को। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, हम 2 टाइम इंटरवल ले लें T1 और T2, कंसंट्रेशन ले लेते हैं 2 अलग अलग टाइम पर X1 और X2, ठीक है? तो अब जो ग्राफ बनेगा उसका रेट तो वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, लेकिन जो स्लोप आएगा प्रोडक्ट के लिए, जो स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक, रिएक्टेंट के लिए जो स्लोप आ रहा था वो कैसा स्लोप था? नेगेटिव स्लोप। और प्रोडक्ट के लिए जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आप 12th बोर्ड की यदि बात कर रहे हैं तो 12th बोर्ड में तो क्वेश्चन की वैरायटी सीधी आनी है। कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी, या तो बैलेंस रहेगी या नहीं रहेगी, और आपसे सीधे कहा जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए, या एवरेज रेट का एक्सप्रेशन दीजिए, या इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन दीजिए। समझ गए? पर यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहली जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है बात? ठीक है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके जो भी आप इंडिया में एग्जाम देने वाले हैं उससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी हुई है 1/2 N2 plus 3/2 H2 gives NH3. क्लियर? 1/2 N2 plus 3/2 H2 gives NH3। और इसके लिए जो है आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहां दिया हुआ है -2 dN2/dt is equal to dNH3/dt। ठीक, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है -dN2/dt is equal to -1/3 dH2/dt। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर -2/3 dH2/dt is equal to dNH3/dt। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है -dH2/dt is equal to
3/2 dNH3/dt। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब वो बोलेगा रेट ही है ना, ऐसा नहीं आप कहो यार ये तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में रेट पूछ लिया, वो बात एक ही है, रेट बोल दीजिए, एवरेज रेट बोल दीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट बोल दीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला अति उत्साह नहीं दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, नहीं तो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो गिफ्ट हैम्पर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी हम गलतियां कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, बहुत सावधानी बनाए रखना है, भले ही 15 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग जाएं, लेकिन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको करने का सही तरीका क्या रहता है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसका रेट का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ठीक है, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसका रेट का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो इसका रेट क्या हो रहा है, -2 dN2/dt इज इक्वल टू -2/3 dH2/dt इज इक्वल टू dNH3/dt। क्लियर? ठीक, अब एक एक ऑप्शन को इससे कंपेयर करिए। ध्यान रखिएगा सभी के बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी इस पूरी इक्वेशन की रेट इस अकेले से भी रिप्रेजेंट की जा सकती थी, इससे भी रिप्रेजेंट की जा सकती थी, यहाँ से भी रिप्रेजेंट की जा सकती थी, सब आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, तो एक एक ऑप्शन को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन N2 और NH3 के बीच में, तो इसे आप छिपा लीजिए। N2 और NH3 के बीच में देखिए क्या आ रहा है, -2 dN2/dt इक्वल टू dNH3/dt। सही है या गलत है, बिल्कुल सही, करेक्ट। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा है हमारा, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है N2 और H2 के बीच में, ये रहा N2 ये रहा H2, इनके बीच में कंपैरिजन होना है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt। इज इट क्लियर, ये भी सही है, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है H2 और NH3 के बीच में, H2 और NH3 के बीच में -2/3 dH2/dt इक्वल टू dNH3/dt, अगेन करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन की यदि हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखिए ठीक, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, इसी ऑप्शन का, यानी ये ऐसा। ठीक, अब बताइए ये ठीक है या नहीं है, इट इज आल्सो करेक्ट। तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही लैंग्वेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट हमें चूज करना है। और मान लीजिए इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, बिल्कुल सिंपल से। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है -6 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर -2 dA/dt 2 dA/dt इज इक्वल टू 1/3 dB/dt। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है dB/dt इज इक्वल टू -dC/dt। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहां पर 1/3 dC/dt इज इक्वल टू 2 dt/dt। इसको ऐसा कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको चूज करना है
इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो क्या तरीका बताया मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमेशा जो भी इक्वेशन दी हुई है उसके रेट का एक्सप्रेशन दीजिए। ठीक है, तो इसके रेट का एक्सप्रेशन दिया जाए। रेट का एक्सप्रेशन यदि मुझे देना है तो रेट इज इक्वल टू -2 dA बाई dt इज इक्वल टू -1/3 dB बाई dt इज इक्वल टू 1/3 dC बाई dt एंड इज इक्वल टू 2 dd बाई dt। क्लियर? चलिए एक एक को कंपेयर करते आए। फर्स्ट ए और बी के बीच में कंपेयर है तो इस सबको छिपा लीजिए आप, इन सबको छिपा लीजिए, सिर्फ ए और बी के बीच में कंपेयर करें। जब ए और बी के बीच में कंपेयर करें तो क्या इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल 3 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 6 dA बाई dt इज इक्वल टू dB बाई dt, दोनों माइनस के हैं, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई या नहीं आई बात समझ में? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए सेकंड ऑप्शन को देखा जाए। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहा है 2 dA बाई dt इज इक्वल टू 1/3 dB बाई dt। ठीक, 2 dA बाई dt इज इक्वल टू 1/3 dB बाई dt। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आपस में प्लस हो गया। बोलो सही है या नहीं है? जल्दी बताइए, हाँ या ना, जल्दी। गलत। क्यों गलत हो गया? अरे माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना, होगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली क्लास में ही आपको मैं बता चुका हूं ये नेगेटिव साइन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इट ओनली इंडिकेट दैट एज रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? dB बाई dt इज इक्वल टू dC बाई dt। तो B और C को कंपेयर करें, ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक, क्या ये माइनस इस तरफ जा सकता है प्रोडक्ट वाली साइड पे? मान लो हम ऐसा सोच लें, बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक, फिर वही बात आ गई, नेगेटिव साइन यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? फोर्थ ऑप्शन सी और डी के बीच में है। अब समझ में आने लगा होगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/6 dC बाई dt इज इक्वल टू dd बाई dt। क्लियर? ये ऑप्शन कैसा है? करेक्ट है। तो ये फर्स्ट वैरायटी बना करती है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और अब हमें पता पड़ गया है कि 12th में भी आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखे जाएं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स C। ठीक, 2A + B गिव्स 3C। इस इक्वेशन के लिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। ठीक है ना, तो इक्वेशन आपको दी हुई है 2A + B गिव्स 3C, और इस इक्वेशन के लिए आपको बोलता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज 2.6 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, आगे बोलता है देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ disappearance of A and rate of disappearance of B। ठीक, एंड आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब क्या करा जाएगा, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको इसमें सॉल्व करके, उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चंस की पूरी मैं शीट शेयर कर रहा हूं। ठीक, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से एकदम। चलिए कैसे करते हैं? सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? 2.6 × 10⁻⁴ दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया है, मीन्स क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है dC बाई dt। ध्यान रखना 1/3 dC बाई dt नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ओनली
डी बाई डी टी, और उसका वैल्यू कितना दिया 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद ए के डिसअपीयरेंस की रेट बताइए और बी के डिसअपीयरेंस की रेट बताइए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, फिर से वही, भले 10-15 सेकंड ज़्यादा लगें। सबसे पहले लिखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होगा, -1/2 dA बाई डी टी इज इक्वल टू -dB बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 dC बाई डी टी। ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, dC बाई डी टी, और रेट क्या होती है 1/3 dC बाई डी टी। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। रेट इज इक्वल टू 1/3 dC बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आता है वो यहाँ पर हो गया है। दूसरा दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मीन्स कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है dA बाई डी टी। क्या कैलकुलेट करना है आपको, dA बाई डी टी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अब दिया क्या है आपको ये दिया है, तो A और C के बीच में कंपेयर करिए। A और C के बीच में कंपेयर करिए तो -1/2 dA बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 dC बाई डी टी। ये होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, -dA बाई डी टी, तो -dA बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 dC बाई डी टी। ठीक, इक्वल टू 2/3 dC बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है ना, तो इसको उठा करके यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। थर्ड तो आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक, थर्ड दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो सिर्फ बी और सी को कंपेयर कर लो। -dB बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 dC बाई डी टी। तो हमें -dB बाई डी टी कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -dB बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3, और dC बाई डी टी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। ठीक, तो ये हुआ आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल वैरायटी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन NH3 plus O2 gives NO plus H2O. Rate of appearance of NO is 2.4 into 10 to the power -3 mole liter inverse second inverse. Then calculate rate of disappearance of NH3 and rate of appearance of H2O. क्लियर? तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, देखा आपको। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है, NH3 plus O2 gives NO plus H2O। क्या बोला मैंने कई बार आपसे, पहले इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। यदि इक्वेशन को बैलेंस करता हूं, चलिए इसी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो किसी दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, है ना। अब गिवन क्या है, गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO मीन्स dNO बाय dt इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 2.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका क्या दिया हुआ है, हमको रेट दिया हुआ है, क्लियर। और पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। क्या करोगे आप, सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं भाई, लेकिन बहुत पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, रेट का एक्सप्रेशन लिखिए, -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू -2/5
DO2/dt इज इक्वल टू 1/2, DNO/dt इज इक्वल टू 1/3, DH2O/dt। क्लियर? अब पहली चीज यहां पर क्या पूछी गई है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। तो हम सिर्फ NH3 और NO को कंपेयर करें। यदि NH3 और NO को कंपेयर करें तो -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO/dt। ये है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है dNH3/dt। तो dNH3/dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, इक्वल टू dNO/dt। और dNO/dt गिवन है क्वेश्चन में कितना, 2.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? है सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्या दे रहा है इसके अंदर, सेकंड दे रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O क्या है, 1/3 dH2O/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO/dt। ठीक है ना? इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो dH2O/dt इज इक्वल टू 3/2 dNO/dt। ठीक है ना? तो dH2O/dt कैलकुलेट करना है, हो गया 3/2 dNO/dt। तो फाइनली 3/2 इंटू dNO/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻³ ठीक है? सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आई कैसे करना है। तो अब कुछ क्वेश्चंस की मैं शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक, ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? और फिर इसी वीडियो में, है ना, आप पॉज करेंगे वीडियो को, इन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे अपने आप से। फिर इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद इन सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते चले जाएंगे, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, एवरेज रेट हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, और उनके ऊपर क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने आपको बताई। फर्स्ट पार्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन सीखा, एवरेज रेट सीखा, इंस्टेंटेनियस रेट सीखा, क्वेश्चंस की वैरायटी देख ली है। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या सीख रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट पर इफेक्ट डाल सकते हैं? ठीक है? सो फर्स्ट फैक्टर इज, पहला फैक्टर क्या होगा? फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोच के देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन से, इस बात को ध्यान रखिए। अब उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो जो भी वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनमें इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगे, और यदि इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगे, टक्कर बढ़ेंगी, तो जितनी तेजी से टक्कर बढ़ेंगी उतनी तेजी से वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे जरूर नोट्स में आप अच्छे से लिखिएगा। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, ये बहुत बहुत काम आने वाला है पॉइंट आपके, कि यदि टेम्परेचर को आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है? जब हम फोर्थ पार्ट में पहुंचेंगे इस यूनिट के, तब मैं आपको वहां पे एक टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बताऊंगा। ठीक है? या हेर्नियस इक्वेशन के साथ हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, तब इस पॉइंट को हम और क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा हुआ? टेम्परेचर। सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज कंसंट्रेशन। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट डाला करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? ठीक, 11th क्लास
लगभग सभी ने पढ़ी हुई है। और यदि 11th क्लास आपने पढ़ी हुई है तो 11th के पोर्शन में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा है। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बात सीधी सी है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। ठीक, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड इज प्रेशर। प्रेशर जो होता है, ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में हमने गैसियस स्टेट यूनिट पढ़ी हुई है। और गैसियस स्टेट यूनिट जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस देखे थे। जब सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस देखा था तो वहां एक पॉइंट आया था कंप्रेसिबिलिटी। क्या आया था? कंप्रेसिबिलिटी। हमें मालूम है सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन गैस मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। ठीक, तो यदि कंप्रेस कर रहे हैं मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगा रहे हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। जब गैसियस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनके बीच में कोलिजन इंक्रीज होगा, और जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो प्रेशर अफेक्ट ओनली गैसियस रिएक्शन, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर मैंने आपको बता दिए? टेम्परेचर बता दिया, कंसंट्रेशन, प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट, और इसे भी हम लोग थर्ड पार्ट में बहुत डिटेल में सीखेंगे ग्राफ वगैरह बना करके। तो कैटलिस्ट में ध्यान रखिए, अ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं ऐसे कैटलिस्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे टर्म आएगी, उस एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ बताऊंगा, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर करेंगे। तो अभी बस पॉइंट सुन लीजिए कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? 4 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट फैक्टर इज व्हाट? दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट डालता है इसको समझिए अच्छे से। कोयले के 2 टुकड़े ले लीजिए, आप ध्यान से सुनना। एक ऐसी इतना बड़ा सॉलिड हार्ड पीस रहने दो, और दूसरे पीस को ऐसा दबा के बारीक पाउडर बना दो। ये पाउडर बना दिया मैंने उसका। ठीक है। तो अब मेरे पास एक हाथ में रख के तो नहीं जलाऊंगा, खैर एक सरफेस पे सॉलिड टुकड़ा रखा हुआ है कोयले का, और दूसरे में क्या रखा हुआ है? पाउडर रखा हुआ है। अब दोनों में मैंने आग लगा दी। ठीक है। सोच समझ करके बताइए कि पहले वो जो बड़ा सॉलिड टुकड़ा था वो जल जाएगा या फिर ये पाउडर जलेगा? पाउडर। इसकी कंबशन की प्रोसेस बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी कंपेयर टू दिस सॉलिड वन। मीन्स एज सरफेस एरिया इंक्रीज, ध्यान रखिएगा पाउडर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, सॉलिड का सरफेस एरिया तो बस इतना सही है, लेकिन पाउडर में हर एक पार्टिकल हो गया ना बारीक बारीक, तो हर एक पार्टिकल का अपना एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया हो गया। तो एज सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। क्लियर? और यहां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा भी जाता है, उसका ध्यान रखिए कि दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट used in powdered form in various chemical reaction। अलग अलग केमिकल रिएक्शन में यदि आप किसी सॉलिड रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की यील्ड चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको वो सॉलिड रिएक्टेंट या कैटलिस्ट को पाउडर के फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया कैसा होता है, मैक्सिमम। क्लियर है बात? एनी डाउट? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर आता है, अगला जो कंसेप्ट आएगा, अगला जो पॉइंट यहां पर आएगा वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन इफेक्ट डालते हैं क्या? हैं? अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप एक बड़ा सा पेपर ले लीजिए, चलो न्यूज़पेपर ले लिए, ठीक है, फाड़ दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। एक टुकड़े को अंदर रखिए कमरे में, अंधेरे कमरे में, और दूसरे टुकड़े को उठा करके दौड़ के जाइए धूप में रखिए, और एक साथ दोनों में आग लगा दीजिए, है ना। आप अंदर लगा लीजिए, आपके फ्रेंड से बाहर लगवा लीजिए, नहीं तो आप कहोगे मैं एक साथ 2 में कैसे लगाऊंगा, है। तो आपने क्या करा, उसमें आग लगा दी। बोलिए कौन सा वाला जल्दी जलने वाला, जो बाहर धूप में रखा हुआ है या बाहर अंदर जो रूम में रखा हुआ है, कौन सा जल्दी जलेगा? दोनों सेम रेट से जलेंगे, ठीक है ना। वहाँ धूप कोई योगदान नहीं दे रही उसको जलने में, ध्यान रखना, करके देख लेना, ठीक। तो फिर रेडिएशन कैसे इफेक्ट डाल रहे? रेडिएशंस जिन रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट डालते हैं उन्हें कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। 2 गमले ले लीजिए जिनमें पौधे लगे हुए हों, एक को रूम के अंदर रखिए, एक को बाहर रखिए। भले ही बहुत तेज़ धूप पड़ रही, पर पानी आनी आप यदि पर्याप्त देते रहेंगे तो बाहर जो प्लांट रखा है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू रूम में जो रखा है उसके। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक। तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेडिएशंस ओनली। बाकी रिएक्शंस की रेट पर रेडिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? लास्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक। मान लीजिए रिएक्टेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे से नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? सो एज नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।